नहीं, सनातन धर्म और आर्य समाज एक ही है। कौन कहता है अलग? अलग एक ही है, कोई अलग नहीं है। वो तो असली सनातन धर्म को, सनातन धर्म वही है जो पुरातन से चला आ रहा है। हम्म। आर्य समाज तो उसका प्रचारक है। आर्य समाज क्या है, कोई संस्था थोड़ी है। आर्य समाज तो पुरातन चीज को प्रेजेंट कर रही है, करती है, और आदिकाल से कर चली। जो पुरानी चीज थी उसी को प्रेजेंट करती है वो। ठीक है, चाहे कोई भी, जितनी संस्थाएं हैं उसमें से अगर भारत में देखा जाए तो सबसे ज्यादा सनातन चीज को प्रेजेंट करती है आर्य समाज। हाँ, यज्ञ करना, प्रकृति। हाँ, ये अगर आप लोग जो है ना, जब स्मृतियां पढ़ोगे ना, जैसे हर व्यक्ति को विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ना चाहिए। ठीक है, आप लोगों को विशुद्ध मनुस्मृति पढ़ना चाहिए, उसमें जो है ये सारी बातें बताई गई हैं। और याज्ञवल्क्य की स्मृति है, उसको भी पढ़ना चाहिए। याज्ञवल्क्य की स्मृति, उसमें भी कैसे अपने जीवन को चलाना। ये वेद जो है ना, कुछ मत पढ़िए आप, वेदों को यदि पढ़ते हैं तो भी आपको अपनी पूरी व्यवस्था के बारे में पता चल जाएगा। मैं आप लोगों को कभी 16 संस्कारों के बारे में पूरा विस्तार से बताऊंगा कि 16 संस्कार क्या होते हैं। कभी लेक्चर मैं रखूंगा, 16 दिन का मुझे समय चाहिए उसमें। ठीक है, तो पूरा विधिवत मैं आप लोगों को 16 संस्कारों के बारे में बता दूंगा। तो 16 संस्कार क्या होते हैं, वर्ण व्यवस्था क्या होती है, ये बहुत मुख्य मुख्य टॉपिक हैं जिसके बारे में मुझे बात करनी है आप लोगों से। ठीक है ना? 16 संस्कार के बारे में मैं सोचा हूँ कि आप लोगों को बताएं, क्योंकि ये हमारी सामाजिक व्यवस्था है। क्या है? 16 संस्कार जो है हमारी सामाजिक व्यवस्था है, और आज से थोड़ी चली आ रही है भाई। इस सामाजिक व्यवस्था के कारण ही राम जैसे संतानें पैदा होती थीं, कृष्ण जैसे लोग पैदा होते थे, ऋषि पैदा होते थे, संत पैदा होते थे। जब 16 संस्कार हमारे देश से खत्म हो गया, इसी कारण ये सारी गड़बड़ियां देश में आई। मैं ना एक सीरीज चलाना चाहता हूँ कि 16 संस्कारों के ऊपर पूरा एक बात रखूँ मैं अपनी। ठीक है ना? तो 16 संस्कार के बारे में मैं सोचा हूँ कि एक समय निकालता हूँ, और अगर दिन में या फिर कहीं एक दिन, कोई किसी दिन हुआ तो एक संस्कार के बारे में अगर आप लोगों को समय मिला तो किसी दिन, एक दिन समय दे करके, रविवार को या किसी दिन जब भी समय मिलेगा, तो उस दिन केवल 16 संस्कारों के बारे में, एक एक संस्कार को लेके 16 संस्कारों के बारे में मैं पूरी अपनी बात को रखूंगा। कम से कम 1-1.5 घंटा चाहिए एक संस्कार को। हाँ, तो मैं सोच रहा हूँ कि तो एतवार को ही 16 संस्कारों के बारे में जो है मैं बात करना चाहूँगा आप लोगों से, क्योंकि संस्कारों को जानना जरूरी है, वर्ण व्यवस्था को जानना जरूरी है। क्योंकि यदि इसको नहीं जानोगे तो चलोगे कैसे आप? क्योंकि ये हमारा एक तरह से क्या है, स्तंभ है। ठीक है ना? एक घर होता है ना, तो घर का एक दीवार, चार दीवारी है जिसपे हम चल सकते हैं। ट्रेन की पटरी है ये, हम लोग ट्रेन हैं और वो ट्रेन की पटरी है। अब पटरी नहीं पता है तो ट्रेन चलेगी कैसे? है ना? तो मैं 16 संस्कारों को, वर्ण व्यवस्था को के बारे में आप लोगों से बात करूंगा। ये पूरा जो है ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जो व्यवस्था है उसकी बात कर रहा हूँ। ये व्यवस्था बहुत वैज्ञानिक है। आप लोग जब समझ जाओगे ना इसकी वैज्ञानिकता को, तब आप लोग कहोगे कि हाँ ये कितनी वैज्ञानिक है। अभी हमें किसी को पता नहीं है भाई, हम लोग सब खाली इधर उधर की बातें सुन करके ना विरोध करते हैं। मैंने भी शुरुआती दौर में, मुझे भी बड़ा इसके प्रति वो था कि फालतू की चीज़ें हैं। जब मैं इसका बहुत गहनतम जाकर के भी इसका विश्लेषण किया, समझा इसको, तब मुझे लगा कि इसके जैसी वैज्ञानिक व्यवस्था तो कोई हो ही नहीं सकती है। जब आप लोग जिस दिन समझ जाओगे ना, तो लगेगा कि हाँ ये कितना ऋषियों ने हमारे ऊपर उपकार किया है।
तब आपको लगेगा कि हाँ, ये बात बहुत अच्छी लिखी हुई है, और आप न मान करके भी मानने लग जाओगे, आप समझने लग जाओगे इस चीज़ को, और आप भी जो है लोगों को इस व्यवस्था से जोड़ने की कोशिश करोगे कि हाँ, हमारे देश के लोग इस व्यवस्था में जुड़ें। समझ रहे हैं? ये सारी बातें हैं। तो मैं कभी रखूँगा इस विषय को, और बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं ये सब सारे। वर्ण व्यवस्था, पंच महायज्ञ, ये सारी व्यवस्थाएं, 16 देवता तो मैंने बता दिया था। एक कड़ी चली थी बहुत अच्छी, समझ रहे हैं? उसी कड़ी में मुझे जारी रखना चाहिए था। अब वो कड़ी छूट गई थी बीच में। अब उस कड़ी में फिर जो है ये 16 संस्कार और ये वर्ण व्यवस्था, ये पंच महाभूत यज्ञ, ये सारी सबके बारे में एक एक दिन का मुझे समय चाहिए। जितने 16 संस्कार में 16 दिन का समय चाहिए, ठीक है। पंच महाभूत में 5 या 10 दिन का समय चाहिए। वर्ण व्यवस्था में 4 या 5 दिन का समय चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम, सामाजिकता क्या है, मैं सामाजिकता पे अभी जो बात किया आज आप लोगों के सामने, सामाजिकता को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। जो आज के नए नए जो गुरु आ रहे हैं ना, वो सामाजिकता को बिगाड़ करके हमारे सामने रखना चाहते हैं। उनको कुछ नहीं पता है, समझ रहे हैं? वो लोग पढ़ पुढ़ करके यहाँ वहाँ से वो लोग मूल शास्त्रों को नहीं जानते हैं, उनको बिगाड़ना चाहते हैं। मान लीजिए अगर वही बिगाड़ देंगे लोग, तो जो आने वाली पीढ़ी है क्या उस पर चलेगी? नहीं चलेगी। उनको कुछ पता ही नहीं है, साइंटिफिकता उसकी पता ही नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं पता है। आप जो व्यवस्था बनाने के लिए कहते हो, वो व्यवस्था से क्या देश चल पाएगा? मान लीजिए कि आपका बच्चा जन्म लिया, छोड़ दो उसे पशुओं की तरह, क्या आपका लड़का लड़का बन पाएगा? बताइए। ये लोग यही व्यवस्था चाहते हैं कि यही व्यवस्था बने देश में, समझ रहे हैं? ये लोग यही व्यवस्था चाहते हैं। हाँ, बिना संस्कार का कोई कहे जरूरी है, वो भी सूख जाएगा। तब ये कहते हैं कि तुम जरूरी नहीं है, तुम शादी ही मत करो। ये कहाँ की न्याय व्यवस्था है? सृष्टि कैसे चलेगी बताओ? अच्छे लोग यदि शादी नहीं करेंगे तो सृष्टि कैसे चलेगी? तब तो वही गुंडे मवाली के बच्चे आएंगे, तो कैसे बनेंगे वो? समाज गुंडा ही तो बनेगा ना, साम्राज्य किसका रहेगा? बताओ आप। सबको तुम सन्यासी या सबको तुम शादी मत करो, बिना शादी के रहो, है कि नहीं? लड़कियों को कह रहे हो, लड़कों को कह रहे हो, तो ये इसका प्रभाव तो पड़ेगा ना बुरा सा। जी हम्म। ये बहुत अच्छा किया, सही कह रहे, बहुत अच्छा सोचा आपने। उसमें ऐसे ही कर लेते हैं, 16 संस्कार का एक विशेष सेशन ही रख लेते हैं, ठीक है ना। और उसमें एक पम्पलेट हम बना देंगे, या जिसे उसके बाद जो है ना वो बनवा करके उसको और डाल देंगे कि सबको फॉरवर्ड कर देंगे उसमें, है ना। और ज़्यादा से ज़्यादा जिन लोगों को नहीं पता है, चाहे जो लोग नहीं इसके बारे में जानते हैं, वो लोग कम से कम इसकी गहराई को समझ सकें कि ये है क्या, समझ रहे हैं? इसको जानना सबके लिए ज़रूरी है, ठीक है। गर्भाधान से लेकर के अंत्येष्टि तक संस्कार है हमारे यहाँ, ठीक है। बताइए, हमारा हमारा इतना बड़ा संस्कार है कि गर्भाधान भी एक संस्कार है। जिस देश में गर्भाधान को एक संस्कार की तरफ पूजा जाता हो, उस देश में लोग कहते हैं कि सामाजिकता की जरूरत नहीं है। बताइए, सामाजिकता को नष्ट करने पे लगे हुए हैं लोग, देश कैसे बचेगा? है कि नहीं? नहीं बचेगा ना। फिर तो कोई समाज नहीं रह जाएगा, कोई व्यवहार नहीं रह जाएगा, कोई परिवार नहीं बचेगा, है। आज आप लोग देखो, फिर भी परिवार है कि नहीं? परिवार में एक सम्मान और एक मर्यादा है कि नहीं है? कुछ भी हो, आज भले से एकल परिवार फैमिली हो गई है, फिर भी परिवार की एक मर्यादा है कि नहीं है? विदेशों में भारतीय संस्कृति को लोग और इस वर्ण व्यवस्था को और इस संस्कार को लोग मान रहे हैं और शुरू कर रहे हैं वहाँ के लोग, और हमारे देश के लोग करें कि छोड़ दो। वो लोग जंगली व्यवस्था को छोड़ करके सभ्य व्यवस्था की तरफ आ रहे हैं, ठीक है।
और हमारे यहाँ जो सभ्य व्यवस्था है उसको छोड़ करके लोग कह रहे हैं कि तुम जंगली बनो। बताइए, ये अन्याय है कि नहीं है? ये बड़ा, मैंने सुना तो मुझे बड़ा अजीब लगा। मैंने कहा कि जी हाँ, अपने ही लोग विरोध कर रहे हैं, सबसे बड़ी समस्या, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना। वो क्या करते हैं कि किसी के इतने अंधे भक्त हो जाते हैं। ठीक है, आप किसी को सुनो तो इतना अंधा भक्त मत बनो, है कि नहीं? कोई भी आपको ऐसा कहता हो तो आप तर्क करो ना, आप पढ़े लिखे हो, इंसान हो। कोई कहता है कि शादी मत करो, क्यों नहीं करो भाई? वो जाकर के कहीं चोरी छुपे गलत काम करे तो तुम उसका समर्थन करोगे, हैं? बताइए, तब तुम उसका समर्थन नहीं करोगे, कहोगे कि ये बलात्कार हो गया, इसको फांसी दो। हाँ बोलिए, बोलिए बोलिए। हाँ बहुत, हाँ बहुत बड़ा अधूरा ज्ञान है। और सही कहा आपने, बहुत अच्छा कहा। ये अधूरा ज्ञान है, लोगों को ज्ञान नहीं है, इसीलिए कोई भी आकर के सोच रहा है कि कुछ भी लोगों को बता दो, लोग भटक जाएंगे। ठीक है, अभी एक लड़का, एक एक बाप, जानते हैं, एक बाप ने फांसी इसलिए लगा लिया कि उसकी लड़की ने कहा कि मैं शादी नहीं करूंगा, और आईआईटी कर चुकी थी वो लड़की ना, पुणे में एक कंपनी में, बड़े कंपनी में काम करती है, उसका 80,000 रुपये का पैकेज है पर मंथ का। एक घटना हुई उनके लेक्चर सुनने के बाद, और उसका बाप मर गया हार्ट अटैक से, जब लड़की ने कह दिया कि मैं शादी नहीं करूंगी, मुझे आवश्यकता नहीं है शादी की। और आप समझो उस बाप पे क्या गुजरी होगी, जिस बाप ने उसे पढ़ा लिखा करके आईआईटी जैसे संस्था में पढ़ा करके उसे इंजीनियर बनाया, और वो आज पुणे में जॉब करती है, बड़े बहुत बड़े स्तर पे वो इंजीनियर है वो। मैं वही वीडियो सुना। बताइए, क्या कहोगे आप? तो ये असामाजिकता फैल रही कि नहीं फैल रही? अब जो उसके बाप ने जो सोचा होगा, या फिर जिस उच्च स्तर का रहा, ऐसा तो कोई बाप होगा नहीं जो बना दिया होगा आईआईटीएन। वो भी सोच उसको भी तो रखता होगा ना कि कुछ सामाजिकता होगी हमारी। सामाजिकता को सब निर्वहन करना चाहते हैं, क्योंकि उसी सामाजिकता से हम भी आए हैं, वो भी आए हैं, तो उसको निर्वहन तो करना पड़ेगा। अरे विदेशों में भी, अब आपको पता है कि जो इन व्यवस्थाओं को नहीं मानते थे वो भी अब शादी करके, कैथोलिक और जो सिस्टर और ब्रदर होते थे, शादी करके अब अपना जीवन जी रहे हैं वो लोग भी। ठीक है, उनके यहाँ भी ये व्यवस्था शुरू हो गई, वर्ण व्यवस्था वाली व्यवस्था, जो वर्ण व्यवस्था 16 संस्कार की, विवाह संस्कार वहाँ पे भी शुरू हो गए, और हमारे देश के लोग कह रहे हैं कि बंद करो, मत करो। ये लिव एंड रिलेशनशिप को बढ़ाने में सबसे बड़ा योगदान जो है, ये जो बहुत जो पढ़े लिखे लोग हैं ना आजकल के, वही इनका जो भाषण सुन सुन करके और इनका जो है लेक्चर सुन सुन करके युवा युवतियाँ जो है बर्बाद हो रही हैं। वो कहते हैं कि मजे लो, कौन क्या ज़रूरत है बंधन में फंसने का। हाँ, वो क्या जानेगा, वही तो बात है, मतलब इसका दुष्प्रभाव हो रहा है ना। और लिव इन रिलेशनशिप का मतलब है कि जो औरत शादी कर चुकी है, जिसने अपना पूरा जीवन व्यतीत कर लिया, उसका भी जीवन खराब करते हैं लोग, है ना। लिव इन रिलेशनशिप का एक प्रोफेसर हुआ था मटुक दास, बिहार यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर था मटुक दास। अब उसका प्रभाव देख करके जो बड़े स्तर के पढ़े लिखे लोग थे वो भी शुरू कर दिए इस चीज़ को। ठीक है, अभी भी चलता है उसका, अब तो वो दोनों फिल्मों ने ही तो बढ़ाया, फिल्मों ने ही तो ला करके इसको और लूट दिया, फिल्मों ने ही इसे बढ़ा करके और ख़त्म कर दिया। फिल्म, हाँ उसी को फॉलो करता है, क्योंकि ज्ञान नहीं है ना, कोई बताने वाला है नहीं। और आजकल के जो गुरु है ना वो भी यही कह रहे हैं, उन्हीं की बात कह रहे हैं, जिन गुरुओं से वो जुड़े भी हुए हैं वो भी यही कह रहे हैं कि तुम शादी मत करो, मजे लो ऐसे। ठीक है, पैसा, उनको भी पैसा चाहिए, वो भी गलत काम करते हैं, तो उनको भी वो चाहिए। हाँ, हाँ उनको भी वही चाहिए।
तो लड़के सोचते हैं कि ये तो अपने लायक बात कर रहा है, इसी के साथ जुड़ो। समझ रहे हैं? तो अब हम इसकी बात करेंगे तो हमारे साथ लोग नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ मजा नहीं है यार। समझ रहे हैं भाई? आप गलत चीज का जब लोगों के सामने जब अच्छा दोगे तो ना लोग अच्छा को समझेंगे, बुरे ही चीज को परोसोगे तो बुरे तरफ समाज जाएगा, देश जाएगा, लोग बर्बाद होंगे, सामाजिकता बर्बाद होगी, है कि नहीं? ये बहुत बड़ी विडंबना देश में खड़े। जी 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 जी, बहुत अच्छी बात है। देखिए, वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है? वर्ण व्यवस्था का मतलब क्या होता है? गुण। नहीं नहीं, वर्ण व्यवस्था क्या है? नहीं, वर्ण व्यवस्था को मैं बहुत कम शब्दों में समझा दूं, कम शब्दों में बता दूं वर्ण व्यवस्था को आप लोगों को, बहुत कम शब्दों में, कि जिसका गुण कर्म स्वभाव बदल जाता है उसका वर्ण बदल जाता है। ठीक है? अब आप लोग किस वर्ण में हो? ये जो ज्ञान ले रहे हो आप किस वर्ण में चले गए? और इसका यदि पालन करने लगे तो आप ब्राह्मण वर्ण में हो। किस में हो? ब्राह्मण वर्ण में कहे जाओगे। ठीक है? यदि यही ज्ञान लेकर के आप देश की रक्षा में काम करोगे तो आप क्षत्रिय हो जाओगे। यही ज्ञान लेकर के यदि व्यापार में चले गए तो आप वैश्य हो जाओगे। यही ज्ञान लेकर के यदि आप जो है सेवा के काम में लग जाओगे तो आप शूद्र हो जाओगे। यही तो वर्ण व्यवस्था है। जो जाति कौन बनाया है? जाति तो क्या हुआ कि ये आलसी और निकम्मों लोगों की एक व्यवस्था है, उन्होंने बनाया था कि कर्म नहीं करना चाहते हैं। कर्म से व्यक्ति का वर्ण व्यवस्था निर्धारित होता है। जिस तरह का जो व्यक्ति कर्म करता है वह उसका वर्ण बन जाता है। इसमें क्या गलत है बताओ आप लोग? आप जो कर्म कर रहे हो वो आपकी व्यवस्था वर्ण बन गया, है कि नहीं? आप मान लो कसाई का वर्ग कर रहे हो तो ये कौन सा वर्ण व्यवस्था बन गया? तो शूद्र का हुआ ना। तो अब उसमें कसाई कहलाने में आपको क्या हर्ज है? मैं ये कह रहा हूं जब काम ही आप वही कर रहे हो तो आपको कहलाने में क्या हर्ज है? गुण कर्म स्वभाव आपका वही बदल गया, विचार वही है, भाव वही यही है, तो आप स्वतः हो गए। इसमें क्या गलत है बताओ? कौन सी? अभी जब इसके बारे में गहराई से जब बात करेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा और समझाएंगे इसको गहनतम में जा करके, तो आप लोगों की बातें समझ में आ जाएगी। लोग समझते नहीं है, पहले ही विरोध करते हैं, बातें करते हैं। जाति तो मैं तो जाति का पक्का विरोधी हूँ, मेरे जैसा तो कोई विरोधी है ही नहीं। ठीक है? परंतु वर्ण व्यवस्था को मैं मानता हूँ। इसमें से जितने लोग हो, अगर यदि आप लोग इस मार्ग, जिस मार्ग को मैं बता रहा हूँ, इस मार्ग पे चलोगे तो सभी ब्राह्मण हो जाओगे आप, चाहे भले से आप किसी भी कुल में पैदा हुए हो, सब ब्राह्मण कहलाएंगे आप, क्योंकि आपका कर्म जो है ब्राह्मण का हो गया है। ठीक है? ये है फर्क, ये होता है फर्क।